प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम आपको सिखा रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। उसके पहले हमने एक छोटे से जो है हेडिंग सोनम के कहने पर बता दी थी, गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। याद करो, गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वस्तु के प्रभाव को महसूस किया जा सके वही गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। या किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग सके वही क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मिस विजेता तिवारी, एन एरिया around any substance in which its effect presents is known as gravitational field. An area around any substance in which any other particle assume gravitational force is called gravitational field. किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग ऑन एनी यूनिट मास इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्व क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। उनेसा के शब्दों में IG बराबर F/m। मात्रक इसका न्यूटन पर किलोग्राम और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। m0 LT-2 इसका डायमेंशन फार्मूला है। मिस तिवारी जी ऐसे ही समझाए थे, अनंत में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इस बात को ध्यान देना फिर से, अनंत में स्थित एकांक द्रव्यमान की को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन पर कैरिंग एनी यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव W/m। आपको बताए थे कि अगर यहाँ देखो, ये स्थान O है स्क्वायर G, यहाँ पर यह द्रव्यमान की कोई वस्तु धरी है, इस वस्तु के कारण r दूरी तक गुरुत्वीय क्षेत्र है स्थान A तक। यहाँ पर अगर वस्तु को हम द्रव्यमान की वस्तु को A से B ले जाएं, B से C ले जाएं, C से D इन्फिनिटी तक ले जाएं, इस प्रोसेस में वर्क जितने भी हो सब इकट्ठा कर लें तो वस्तु को क्षेत्र से अनंत तक ले जाने वाला कुल कार्य आएगा। यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि अगर हम द्रव्यमान की वस्तु के कारण r दूरी तक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई वस्तु रखी जाएगी तो उस पर बल लगेगा। ध्यान से देखो, पुलेसा बेटा, स्थान O पर एक बिंदु द्रव्यमान यम स्थित है, पॉइंट मास, इससे r दूरी तक स्थान A है कोई, यहां तक गुरुत्वीय क्षेत्र इसका है। अगर हम यहां पर कोई यम द्रव्यमान की वस्तु रखें तो इस क्षेत्र के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा। तो A पर स्थित यम द्रव्यमान की वस्तु पर लगा बल, इस पर बल लगेगा ना बेटा, या बराबर न्यूटन चाचा मर गए बताते बताते G/m1 m2 अपान। अगर इस वस्तु को जो गुरुत्वीय क्षेत्र में है A से हम ले आए B तक, अल्प डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा ही विस्थापन हो, तो बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किए तो कार्य किए। वस्तु को A से B तक लाने हेतु कृत
कार्य। एनी डाउट टू एनीबॉडी? कार्य विजेता जी DW, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में FDR। जो वस्तु हमारी गुरुत्व क्षेत्र से भी तक आ रही है इस पर कार्य G(1) (m)2 बटे r स्क्वायर इंटू dr। ऐसे ही वस्तु B से कहां तक आएगी? C तक, फिर कहां तक आएगी? D तक, फिर कहां तक आएगी? E तक, और बेचारी मजबूरी में भाग जाएगी। तो पहले वस्तु को A से कहां तक लाए थे, अब इसको A से कहां तक ले जाएंगे? वस्तु देखो देखो देखो, M को A से अनंत तक ले जाने हेतु कार्य। वस्तु कहां से चल रही है? गुरुत्वीय क्षेत्र से, ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां तक जा रही है? कार्य। इंटीग्रेशन करते टोटल कार्य जोड़ दें, G(m)r स्क्वायर dr, कहां से? R से। ओके, खुदा का खास्ता कांस्टेंट पर G(mm) है, R से इनफिनिटा है, r⁻² dr है। गौर से देखिएगा, G(mm) r⁻² का समाकलन r⁻² +1, ये बेचारा माइनस यहां शामिल हो गया। r⁻1 माने 1/r, r से इनफिनिटी, तो एक बार r की जगह इनफिनिटी धर दो और एक बार r की जगह। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को? कहीं कोई दिक्कत हो बता देना। इट इज 0, दिस माइनस कन्वर्ट दिस माइनस प्लस G(mm)/r। ये क्या आया? गुरुत्व क्षेत्र से अनंत तक लाने वाला कार्य। हमको चाहिए कौन कार्य? वाव, टैलेंटेड। अनंत से A तक, गुरुत्व क्षेत्र तक लाने हेतु कार्य माइनस। बट हमें क्या चाहिए? गुरुत्वीय विभव W/E(m) से इसको भाग दे दो। यकीन करो हमारा यही डेरिवेशन था। तो बच्चों, अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कुल कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। मेरे ख्याल से मस्त समझ में आया सबको। कहीं कोई डाउट बेटा? क्लियर? स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी देखा, कल भी देखा था, और कि अनंत में स्थित किसी वस्तु को, कहाँ स्थित? अनंत में स्थित किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कुल कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। आपके सामने मैंने बेटा डेरिवेशन आज फिर करा दिया, कल करा ही था, तो अब ये अच्छे से तैयार हो गया। कल हमने आपको इसी में समझाया था, याद करिए, कि अगर अनंत से ही कोई वस्तु लानी हो लेकिन एकांक द्रव्यमान में ना हो, अनंत में स्थित किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल तक लाना हो, गुरुत्व क्षेत्र नहीं, पृथ्वी तल तक, तो जो कार्य किया जाता है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इस चीज को जानते रहिएगा क्योंकि इसका भी हम आपको थोड़ी देर बाद कहीं और जो है यूज कराएंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल, इसकी परिभाषा और इसका लॉजिक उलेसा जी समझिएगा, क्योंकि अभी कहीं और यूज करेंगे हम इसी चीज को, आपसे पूछेंगे और आप लोग ध्यान से बताइएगा। ठीक है बेटा? हमने बोला बेटा कि इसका लॉजिक, जो इसकी परिभाषा है, इसका जो लॉजिक है, कहीं और इस्तेमाल करूंगा, बहुत मज़ेदार जगह इस्तेमाल करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है ध्यान से समझिएगा। आज की क्लास हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान सुनिएगा। और बेटा जब भी टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास अंजलि से हमने वादा किया है कि लेकर के कोर्स खींचा करेंगे, ठीक है ना सोनम जी? बात कर लेना आपस में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनंत हो क्या, वहां पर कोई वस्तु हो,
उस वस्तु को लेके चले आओ पृथ्वी तक। इसके लिए आपको जो भी काम करना पड़े वही है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, टोटल वर्क डन, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, टोटल वर्क डन फॉर कैरिंग एनी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अनंत से किसी वस्तु को पृथ्वी तल तक लाने हेतु किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बेटा हम लोगों के पास एक दिक्कत है, कल भी थी आज भी है। कल वाले डेरिवेशन में भी हम आपको दिखाए थे कि पहले वस्तु को हम गुरुत्व क्षेत्र में रखते हैं ए पर, फिर ए से कहाँ ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे कार्य निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वो अनंत से क्षेत्र तक का काम आ जाता है। जैसे यहाँ से इलाहाबाद का भाड़ा 40, तो -40 माने इलाहाबाद से यहाँ का भाड़ा। फिजिक्स की भाषा हम समझते हैं, तो ऐसे इसमें भी करेंगे। पहले कोई वस्तु पृथ्वी पर रखेंगे, ठीक है, और उसको अनंत तक ले जाने वाला काम निकालेंगे, और फिर अनंत से ओके डन, पक्का। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, परिभाषा आप समझ गए। अनंत में स्थित किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने वाला कार्य या लाने हेतु किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब विजेता जी माइंड मेकअप करिए और सोचिए कि अगर हम आपको कहें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 40 जूल है, तो ये क्या है 40 जूल? इसका मतलब ये है कि 40 जूल ऊर्जा पाकर कोई वस्तु पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में आती है ना। अगर हम उस वस्तु को 40 जूल ऊर्जा दे दे तो वस्तु कहाँ चली जाएगी? गोल गोल गायब, नाट पता कहाँ गई। तो यदि किसी वस्तु को -40 दे दे, मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विपरीत ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लॉजिक क्या कहती है? अनंत से क्षेत्र तक लाने वाला ऊर्जा। हम माइनस कर दिए तो क्षेत्र से अनंत में ले जाने वाली ऊर्जा। तो यदि किसी वस्तु को माइनस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर ऊर्जा दे दे तो वस्तु कहाँ चली जाएगी? अनंत। अनंत मतलब गुरुत्व क्षेत्र के बाहर हो जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी, उसका कोई पता नहीं रहेगा। और बच्चों, अगर हमको अब दुश्मनी निभानी है किसी बंदे से, कुछ करे नहीं, उसको हम माइनस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दे दे, ले बेटा ले ले, तो वो जो है धरती के नक्शे से गायब, गुरुत्व क्षेत्र से गायब, अनंत में विलीन कहाँ चला जाएगा? जहाँ गैस वाला गुब्बारा चला जाता है, पता नहीं लगता कहाँ चला गया, है ना, छूटने पर। तो बच्चों, ऊर्जा की जितनी मात्रा को पाकर कोई वस्तु पृथ्वी तल से दूर अनंत को चला जाए, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से भाग जाए, उस ऊर्जा को पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी कहा जाता है। व्हाट इज एस्केप एनर्जी? मीन्स amount of such type of energy by gaining which any particle moves from the earth gravitational field and comes into infinite। नहीं समझे? ऊर्जा के जितनी मात्रा को पाकर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से भाग जाए, बाहर हो जाए, अनंत में चला जाए, दोबारा लौटकर पृथ्वी तल पर ना आए, उसी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहेंगे? इधर के लिए। और मजेदार है ना, उसी से मिल रहा है कि नहीं? और एक बात, जब कोई वस्तु को आप ऊर्जा दिए हो वो जो है गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जा रही है, तो उस समय उसमें वेग होगा ना। जिस वेग से बाहर जाता है उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। बड़ा मजेदार बात है। माने वेग का वह न्यूनतम मान जिसे पाकर वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर हो जाएं, अनंत को चली जाए, पलायन कर जाए, भाग जाए, दोबारा लौट के पृथ्वी पर उस वेग को प्लान वेग, इसके वेलोसिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बाय विच एनी पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ओके, इट्स कॉल्ड इसके वेलोसिटी। समझ में नहीं आया? वेग का वह अधिकतम मान जिसे पाकर वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से पृथ्वी तल से भाग जाए, बाहर हो जाए, अनंत को पहुंच जाए, वही क्या कहलाता है? पलायन वेग। और मजेदार बात यहाँ पर सुन रहे हो ना, मजा आ रही है, एस्केप वेलोसिटी। आपको अभी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि किसी भी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है।
किसी वस्तु के लिए, हमको सुनते रहो, बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, पगला जाओगे। किसी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? प्यारे बच्चों, अभी आपको एक सूत्र बताएंगे, सिद्ध कराएंगे कि देखो पलायन वेग इससे निकाला जा सकता है। और वो एक ऐसा सूत्र रहेगा कि जिससे हम किसी ग्रह के तल पर पलायन वेग निकाल सके। जैसे कि हमको अगर पृथ्वी के तल पर पलायन वेग जानना है, इसके वेलोसिटी अर्थ, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि सूत्र आता है √2GRE, अभी डेरिवेशन करके दिखाएंगे। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। मतलब हम आपको हर ग्रह के तल पर कितना पलायन वेग होता है ये आपको निकाल कर दिखाएंगे। बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है आज की। तो जब पलायन वेग जान गए ना, वेग का वह अधिकतम मान जिसे पाकर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वक्षेत्र से बाहर हो जाए, अनंत को चली जाए, दोबारा लौटकर कभी वापस जब गुरुत्वक्षेत्र पे ना मतलब के आए कहां से ना, उसी वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी तल पर जो पलायन वेग होता है उसका सूत्र अर्जुन सर भी डिराइव करेंगे, √2GRE होता है। और इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, अगर जो है पृथ्वी तल पर किसी प्राणी, किसी वस्तु को इतना वेग दे दिया जाए तो पृथ्वी पर नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व पृथ्वी पर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वो पृथ्वी तल से दूर अनंत में पहुंच जाएगी, पृथ्वी पर नहीं आएगी, पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोगों को किसी से दुश्मनी निभाना हो तो उसको मारो काटो ना, उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग दे दो, पृथ्वी के नक्शे से गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं तुमको कभी जीवन में। वो तो हो गया ना ये बात। तो अब आप, हमने बताया, अभी गौर करो हमारी बातों पर, क्योंकि बड़ी मजेदार क्लास करने जा रहा हूँ। अभी आपको बताया कि पलायन वेग क्या होता है, फिर बताया कि अभी मैं सूत्र डिराइव करूंगा बेटा कि जिसके द्वारा वस्तुओं का पलायन वेग निकाला जा सके, डिराइव करूंगा ना। और पलायन वेग जब निकाला जा सके वस्तुओं का, दिखाऊंगा आपको पलायन वेग कैसे निकाला जाता है। तो पृथ्वी तल के पलायन वेग का सूत्र क्या दिखाया मैंने? √2GRE। हल किया तो कितना आया? ऐसे ही बेटा चंद्रमा के तल पर पलायन वेग कैलकुलेट किया जा सकता है। किसके तल पर बेटा? पलायन वेग फॉर मून 2GMRM। इसको हल किया जाता है तो लगभग 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अब यहां पर बात समझो, बड़ी मजेदार क्लास करने जा रहा हूं, सब लोग हंसोगे। तो ध्यान दो, चंद्रमा जो है, चंद्रमा, तो चंद्रमा के तल पर पलायन वेग 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, माने वहां पर पलायन वेग बहुत कम है। तो कोई भी वस्तु का वेग अगर इतना रहे तो चंद्रमा के तल पर रुकेगी? चली जाएगी ना। बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा के तल पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्यों? देखो हमारी जो है पृथ्वी पर 5 किलोमीटर ऊंचाई के बाद विभिन्न गैसों का मंडल, वायुमंडल है 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। न हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत सारी गैसें हैं, है ना। वायुमंडल नहीं है, हवा ना आवत रहा। चंदा मामा तल पे कौनो वायुमंडल नहीं है। पूछा जाता है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताऊंगा। अभी एग्जाम होने वाला है टीचर भर्ती वाला, दे देना पास हो जाओगे। यहाँ ध्यान दो, चंद्रमा के तल पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्यों? पहले ये बताओ कि क्यों वायुमंडल नहीं पाया जाता। क्योंकि बेटा दुनिया की जितनी गैसें हैं, ऑल द गैसेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो भी गैसें हैं, जो कि आइडियल गैसें हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी की वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है। मतलब लगभग सभी, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, जितनी भी गैसें हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जितनी भी गैसें हैं, सभी गैसों का वास्तव में जो वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको कहते हैं, वर्गमात मूल वेग, सभी गैसों का 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा है। तो अब आप कल्पना कर सकते हो कि हर गैस चंदा मामा के तल के पलायन वेग से ज्यादा वेग से उड़त है। तो अगर भाई हम गठरी में ढेर सारी गैस जार में गैस लेके जाई या चंदा के तल पे छोड़ दें तो हुआ कौनो गैस रुक पाई है? क्यों? क्योंकि हर गैस का पलायन वेग चंद्रमा के तल के पलायन वेग से भी ज्यादा है, इसलिए वहां कोई गैस ठहरेगी नहीं, विलीन हो जाएगी, अनंत में भाग जाएगी। तो जब वहां कोई गैस नहीं रुकेगी, कोई हवा नहीं रुकेगी, तो हवा का मंडल कहां से होगा भाई बाप? नहीं होगा ना। तो इट इज द रीजन, यही वजह है कि चंद्रमा के तल पर कोई भी वायुमंडल, समझ में आई बात बेटा? अभी हंसोगे, सुनो।
ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चंद्रमा के तल पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों? कैसे बताओगे सोनम? क्योंकि मूर्ख, चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान 2.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि समस्त प्रकार की गैसों का वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से भी अधिक है। इसलिए कोई भी गैस चंद्रमा के तल पर नहीं ठहरती, इसलिए कोई भी गैस नहीं रुकती, तो गैस का मंडल कहां बनेगा? गैस मंडल नहीं है, वायुमंडल। अब बच्चों इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्वनि, व्हाट? ध्वनि, अजीब बात है चंद्रमा के पास। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, जानते हो कैसा ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव, ये चल पा रही है, बीच में माध्यम हवा है। हवा ही मीडियम होता है जो ध्वनि तरंगों को दूर तक ले जाता है। अब सोचा हुआ तो कौनो हवा ना है बा, कहाँ? चंद्रमा के तल पे। तो चंद्रमा के तल पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं। टेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग चंद्रमा के तल पर क्या होता है, तो सुन ले, वहां तो ध्वनि चल ही ना सकता। अब अगर जो है क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है कि क्या दो व्यक्तियों की बातें हुआ खड़ा बतलात रहा है, चाहे जितना गरियावा चाहे जाऊँ था, उनका सुनावन के तौर से वो ढीले तैलो प्लाप प्लाप, हाँ उनका सुनावन ध्वनि चलबे ना कर हुआ भाई परमाणु बम दगाए दिया, वो के आवाज अगले व्यक्ति क्या न सुनाए, इधर दस तो जावे करे लेकिन सुनाए ना, ठीक है ना? तो चंद्रमा के तल पर ये विशेष बात जन गई ना, क्या कि चंद्रमा के तल पर कोई भी ध्वनि का संचरण, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल, चंद्रमा पर वस्तुएं भारहीन प्रतीत होती हैं क्योंकि वहां तल की प्रक्रिया नहीं होती, तो वहां पर किसी भी वस्तु में भार नहीं प्रतीत होता। मतलब अब जैसे खाना न सोचा परस के दही खाए ले सोनम यऊ, तो जैसे थरिया में रोटी धरम, अचार धरम, दाल धरम, तो रोटी थाली पे अचार थाली पे रुके ना, ऐसे हवा तैरने लगे, पकड़ा होकर नोचा पे। और जैसे सोचो गिलास पानी भर के पीने लगे गुड 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 गुड, तो पिला नहीं सकेगा, तो जैसे गिलास मुंह पास लगाओगे पानी की बूंदें तैरने लगेंगी हवा, वहां पर जो है अपने आप हवा में से तैरने लगेंगी। तो वहां चंद्रमा के तल पर तीन बातें जान गए, कोई भी, इसलिए किसी भी प्रकार की ध्वनि का संचरण नहीं होता, और वहां पर भारहीनता का एहसास होता है, वस्तुएं भारहीन प्रतीत होती हैं। आपको खाना नहीं परसा जा सकता, पानी नहीं पी सकते हो। जो नीलम अष्टांग वगैरह गए थे वहाँ पर, तो वो लोग फिर कैसे खाते थे? वो लोग पेस्ट बना के खाना ले गए थे, जैसे कोलगेट पंजन वंजन की तरह से पेस्ट बना पाइप में मुँह में से लगावे, दबा दे गुट से अंदर लिक्विड फॉर्म में था भोजन, ठीक है? कैसे फॉर्म में था बेटा? तो मजा आ गई ना इतना, कुछ नई चीजें जाने तो बात समझ में आ रही। तो हमको तो जानना है गुरुत्वीय स्थिति जो जाओगे साजी, तब फिर पलायन ऊर्जा जाएगी। हाँ कोई बोलेगा नहीं है, बोलता पकड़ा जाएगा तो जान लेना, फिर हमसे फिर बात पूछेगा। गौर फरमाइएगा महवीर जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा एक बार फिर से हो जाए। अनंत में स्थित किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने हेतु किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। चलो कल्पना करो पृथ्वी है, ये क्या है बेटा? केंद्र। द्रव्यमान क्या है? यमी। ये क्या है? यहां पर पृथ्वी तल पर स्थान ए पर एक वस्तु रखी है। चित्र दिखाई दे गया सबको? कितनी जल्दी बना दिए हम, समझ में आ रहा है ना? उड़ा देखिए, इधर देखो पृथ्वी है बेटा, जान लो। इधर भी 3-4 दिनों में 10 दिन की क्लास ले रहे हैं, और वैसे क्लास कहाँ उड़ पाता इतना? गौर से देखो तुम लोग, जान लो 15 दिन पढ़ा दी, 1 महीने पढ़ा दी, 20 दिन होगा। पृथ्वी है ये, इसका द्रव्यमान त्रिज्या, तल पर हम द्रव्यमान की गुरुत्व क्षेत्र में है ना बेटा? इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा ना? अब गुरुत्व क्षेत्र से हम इसको कुछ दूर ले जाए बी तक, कुछ कार्य करेंगे, फिर कहां तक ले जाए? सी तक, कुछ और कार्य करेंगे।
ऐसे ही कहां तक ले चले जाए? अनंत तक। ठीक है, सारे कार्य जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? वृत्ति क्षेत्र से अनंत तक ले जाने का, यही तो। और ये जैसे अभी किए थे आप लोग, यहां तक ले गए हैं, मान लो अल्प दूरी ले गए हैं। याद करो कल डेरिवेशन कराते समय हमने आपको टिप्स दिया था, जहां यम रहे वहां उसी में यम ही लिख दो, जहां आर रहे वहां आर ही लिख दो, फुल डेरिवेशन। यही बताए थे ना, विश्वास तो था नहीं इसलिए हम करके दिखा रहे थे। माना बेटा सपोज है पृथ्वी चाची द्रव्यमान, ऐसा ना बोले होते, द्रव्यमान यमी त्रिज्या ए बच्चों के तल पर स्थित कितने द्रव्यमान की? यम द्रव्यमान की वस्तु, जब पृथ्वी तल पर इस पे बल लग रहा होगा ना, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। फार्मूला यहां तक समझ में आया यार? गला फाड़ के समझा रहा हूं, समझो भाई। जी यम1 यम2, सुंदर बेटा कोई दिक्कत समझ में आया बेटा? दिक्कत तो बता दो बेटा। ठीक, देखो बेटा पढ़ो मेरे साथ। जी यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब इसको हम क्षेत्र से थोड़ा दूर विस्थापित किए तो कार्य करेंगे ना। यम द्रव्यमान की वस्तु को, ध्यान से देखना, को पृथ्वी तल से, कहां से? आर ई दूरी डी आई तक लाने हेतु कृत कार्य किस अक्षर से लिखा जाएगा? डी डब्ल्यू। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में, नहीं बचाए? ठीक है। अब बेटा ये सब ट्रिक है उन्हें ऐसा समझाने की, जान ही रहे हो, और फिजिक्स जानते हो बेटा कठिन होती है, तो प्रयास करता हूँ थोड़ा हंसाते बुलाते समझा लूँ बच्चों को अच्छे से आ जाए। बाकी ये सब टॉपिक इतनी कठिन है कि आप लोग किसी और से पढ़ो तो पल्ले न पड़े, या जिनके स्कूलों पढ़ाया गया होगा बिल्कुल दूर दूर तक पल्ले नहीं पढ़ा होगा। हाँ चलो इधर देखो, जान है बेटा। हाँ लेकिन आप समझ में आना चाहिए, एक एक स्टेप बेटा, आइए हम समझाएंगे गला फाड़ के। तो अब देखो वस्तु को ऐसे धीरे धीरे कहां तक ले चले जाए, इसलिए यम द्रव्यमान। अब तो ना समझ में आया फिर बोलो। हाँ युग प्रताप, की वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने हेतु कृत कार्य के कृत कार्य W इंटीग्रेशन DW। अब कहां से? पृथ्वी तल माने RE से। मजा आएगा ना? ये बेटा DW मान फालतू मत बाहर। कोई दिक्कत? पूरा वही कल की तरह डेरिवेशन चल रहा, बस अक्षर बदल गए। कोई असुविधा किसी को समझ में आई? विजेता देखते रहना। आगे बढ़े बेटा। डबल बराबर यहाँ 1/r² माने r⁻²। समाकलन याद करो, इन्फिनिटी टू r टू इन्फिनिटी। ओके, माइनस बाहर आ गया, r⁻1 बना। ऐसे कलव तो बना रहा ये जब चोटिया सुनमुआ का बना
माइनस माइनस 1/∞ शून्य। समझ आया बेटा? ये क्या है? पृथ्वी तल से वस्तु को अनंत तक ले जाने हेतु का, इसलिए विकास जान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा योग क्या? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा योग मतलब बोलो बेटा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा योग मतलब वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने हेतु कार्य। परिभाषा, वस्तु को अनंत से कहां तक लाने हेतु? यही तो परिभाषा है। माइनस डब्ल्यू क्या कहती है? क्योंकि अनंत तक ले जाने वाला का डबल हुआ है, माइनस कर दिए, डबल को वैल्यू रख लो। और प्यारे साथियों, ये क्या चीज आ गई? उसमें एक लाइन और किया गया था अपान, इसमें यम करनी अपान करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों गुरुत्वीय स्थितिजोजक व्यंजक आ गया, कहीं कोई दिक्कत? अभी तुरंत हम जो है डेरिवेशन करा दे रहे हैं। पलायन ऊर्जा, सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे। पलायन ऊर्जा एस्केप एनर्जी, प्यारे बच्चों अभी भी डेफिनेशंस बताया कि आपको जब जो है कोई चीज़ बता दी जाए उसके बाद पूछो तो गुस्सा लगती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको गुरुत्वीय स्थितिजोजक के बारे में खूब बढ़िया समझाया। हमारी ज़रूरत क्या थी याद समझाने की? कल हम तो इसको समझाए ही थे, इसलिए कि हमको ये सब बता रहा था, इसलिए याद समझाए, उसके बाद भी मुँह बना के बैठे रहो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको एक्सप्लेन किया बेटा गुरुत्वीय स्थितिजोजक के बारे में। वस्तुओं को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर उस ऊर्जा के सामने माइनस कर दिया जाए तो परिभाषा चेंज हो जाएगी। वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र से या पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा, ये पलायन ऊर्जा हो जाएगी। अमाउंट ऑफ सच टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच एनी पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम अर्थ टू इन्फिनिटी, इट्स कॉल्ड एस्केप एनर्जी या पलायन ऊर्जा। ऊर्जा की जितनी मात्रा को पाकर कोई वस्तु पृथ्वी तल से अनंत को चला जाए, वापस लौट कर ना आए, वही मात्रा जो है पलायन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सच टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच एनी पार्टिकल गोज टू इन्फिनिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज नोन एज एस्केप एनर्जी। ओके, तो यहां पर बेटा पलायन ऊर्जा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, पलायन ऊर्जा यो सफिक्स ई, एस्केप एनर्जी। ठीक है, कि डेफिनेशन कहती है कि वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने हेतु ऊर्जा, वस्तु को ध्यान से देखिएगा, वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने हेतु ऊर्जा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एनी पार्टिकल फ्रॉम अर्थ टू इन्फिनिटी। ओके, अब बेटा अगर हम इस पे माइनस लगा दें तो इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल तक ले जाने हेतु ऊर्जा। इधर क्लियर? माइनस लगा दिए, लैंग्वेज चेंज हो गई। और आगे देखो, ये क्या चीज है? ये इस चीज को हम जानते हैं, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने वाली ऊर्जा तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है ना। और बच्चों इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है,
जी यम अपान आर ई ओ बी। तो ये हमारी पलायन ऊर्जा का सूत्र माइनस माइनस प्लस जी यम अपान आर ई, ये यू ई बराबर आ गया। एनी डाउट बेटा? पलायन ऊर्जा का डेरिवेशन हो गया, फार्मूला आ गया पलायन ऊर्जा का। फिर उसके बाद अभी भी थोड़ी देर पहले हम आपको पलायन वेग के बारे में बताए। पलायन वेग, फिर बंदर की तरफ मूव कर दो, बताओ। एस्केप वेलोसिटी, आपको बताए कि वेग का वह अधिकतम मान जिसे पाकर वस्तुएं पृथ्वी तल से अनंत को हो जाएं, दोबारा लौटकर पृथ्वी तल पर ना आए, वही जो है वेग पलायन वेग कहलाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बाय विच एनी पार्टिकल मूव्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो ऊर्जा का वेग का वह अधिकतम मान जिसे पाकर वस्तुएं पृथ्वी तल से अनंत को पहुंच जाएं, पृथ्वी तल से पलायन कर जाएं, दोबारा लौटकर पृथ्वी तल पर ना आए, उसे क्या कहते हैं? अगर यम द्रव्यमान की वस्तु के लिए पलायन वेग वी हो, यदि यम द्रव्यमान, कोई यम मास की वस्तु है, हेतु पलायन वेग v सफिक्स e, इसके वेलोसिटी, कुछ लोग स्मॉल ई से भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या कैपिटल कुछ है स्मॉल, वी ई हो, तो अपने आप बताओ पलायन ऊर्जा क्या होगी? भाई कोई वस्तु जा रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? काइनेटिक। तो ऊर्जा का सूत्र हाफ एम वी ई स्क्वायर होता है कि नहीं? यही होगी पलायन ऊर्जा। चूंकि पलायन ऊर्जा का मान आप लोगों ने अभी अभी निकाला है, यू ई बराबर क्या है? निकाला है कि नहीं? दोनों बराबर, दोनों एक ही चीज की वैल्यू है कि नहीं? फ्रॉम 1 and 2, कोई डाउट? हाफ एम वी ई स्क्वायर जी एम, कोई डाउट? एक क्रॉस मल्टीप्लाई, वी इक्वल 2 पर गया, डेरिवेशन हो गया कि नहीं? किसका डेरिवेशन हो गया? डेरिवेशन आ गया कि नहीं? आपको एक डेरिवेशन कल कराए थे, गुरुत्वीकरण जी बराबर, याद करके बताइए, जी एम ई अपान, नहीं होता? उन्हें सर कह रही है नहीं होता, होता है बेटा। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी एम ई बराबर, ये पता लगा, इसलिए पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, जी एम ई के प्लेस पे क्या राइट कर दे? कोई डाउट? ये स्क्वायर से कार्य कर गया, वही वाला फार्मूला आ गया जो भी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था। तो पृथ्वी तल पर पलायन वेग का ये फार्मूला और ये फार्मूला, दो डेरिवेशन हो गए कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ आया बेटा? पृथ्वी तल पर पलायन वेग पता लग गया कि नहीं? अभी हम यहां लिखेंगे 2 मिनट, पृथ्वी तल पर, कहां? पलायन वेग का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे मैं सर? कैसे निकालेंगे बताओ?
अंडर रूट क्या 2 गुणे जी की जगह आर की जगह। कोई डाउट बेटा? कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। VE बराबर 11.2 पृथ्वी तल पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ आपने देखा पलायन ऊर्जा का फार्मूला निकाले है, और यहाँ बेटा पलायन वेग का डेरिवेशन किए। पलायन वेग का कितना डेरिवेशन आया? 2। एक आया 2 GME अपान RE, और एक हुआ क्या आया बेटा? √2 GRE। जी और आर के मान पता थे, हमने रख दिया, तो हल करने पर क्या आया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। माने पृथ्वी तल पर अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग दे दिया जाए तो पृथ्वी तल से पलायन कर जाएगी, लौटकर पृथ्वी तल पर नहीं आएगी। यही काफी देर से हम आपको समझा रहे हैं। चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान लगभग 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि समस्त आदर्श गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक होता है। इस कारण कोई भी गैस चंद्रमा के तल पर नहीं प्राप्त होती, अर्थात चंद्रमा के तल पर कोई वायुमंडल नहीं होता। एक लाइन छोड़ के लिखिए, चंद्रमा के तल पर कोई वायुमंडल नहीं होता। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लेना। इस कारण चंद्रमा के तल पर ध्वनि का संचरण नहीं होता, अर्थात चंद्रमा के तल पर 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत भी नहीं सुनाई देगी। नहीं होता, अर्थात 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत भी नहीं सुनाई देगी। एक बार और सुन लीजिएगा। Why there is absence of atmosphere at the surface of moon? विजेता, why there is absence of atmosphere at the surface of moon? The escape velocity for the moon surface is nearly same as 2.2 kilometer per second, while root mean square velocity of each gaseous
is either 2.5 kilometer per second or more than 2.5 kilometer per second. This is the reason. This is the reason no any gas exists on the surface of moon, and hence there is the absence of atmosphere at the surface of moon. Since there is absence of atmosphere on the moon, hence no sound wave exists on the surface of moon. Because sound waves always moves with the help of, with the medium of air. It is the reason discussion of two men never heard due to unexistence of sound wave on the surface of moon. उपग्रह, सैटेलाइट क्या होते हैं, उपग्रह क्या है? देखो बच्चों, आपने पढ़ा सूर्य से निश्चित दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों से निश्चित दूरी बनाकर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। All the materials which revolves around planets are called satellites. ओके, तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक नेचुरल उपग्रह है और हजारों आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं जो पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। और बच्चों, ऐसे ही मंगल ग्रह के दो उपग्रह फेबोस डेबोस है। ऐसे ही बृहस्पति ग्रह के उपग्रह बहुत बड़े बड़े आकार वाले हैं। गिनी पीज उपग्रह एक जो है सभी उपग्रहों में सबसे बड़े आकार का है। और शनि ग्रह के सभी ग्रहों से ज़्यादा उपग्रह हैं। 126 से ज़्यादा उपग्रह खोज लिए गए हैं। शनि ग्रह के बहुत ज़्यादा खोज हो गई, शनि ग्रह के बहुत ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें उपग्रहों की गति नाम का लेसन पढ़ना है, सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रत्येक उपग्रह सैटेलाइट ग्रहों से एक निश्चित दूरी बनाकर ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और जिस निश्चित वेग से उपग्रह जो है ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे कक्षीय वेग कहा जाता है। माने प्रत्येक उपग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और जिस वेग से उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे हम कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ईच सैटेलाइट मूव्स अराउंड प्लैनेट इन डिफिनिट ऑर्बिट्स विद अ डिफिनिट वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? क्या समझे? ईच सैटेलाइट moves around planet with indefinite orbits with definite velocity, and the velocity of satellite for moving around the planets is known as orbital velocity. तो मुनेसा जी, जिस निश्चित वेग से कोई भी उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसी वेग को कक्षीय वेग कहा जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी वी सफिक्स ओ से डिनोट करते हैं। उपग्रहों द्वारा ग्रहों की परिक्रमा के दौरान एक पूरी परिक्रमा करने में लगा समय रिवॉल्यूशन टाइम, परिक्रमण काल कहलाता है। मतलब टोटल टाइम फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट टेकन बाय सैटेलाइट इज नोन एज रिवॉल्यूशन टाइम। तो ग्रहों की एक पूरी परिक्रमा करने में लगा समय परिक्रमण काल उपग्रह का कहलाता है। इधर क्लियर? समझ आया?
तो आप समझ रहे हैं कि उपग्रह क्या है, हमने बता दिया। उपग्रह का कक्षीय वेग और उपग्रह का परिक्रमण काल का डेरिवेशन है, और इस लेसन का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ठीक है, कक्षीय वेग, परिक्रमण काल का डेरिवेशन, उसके बाद एक जो है वेटलेसनेस, भारहीनता का डेरिवेशन सब खत्म, इसमें और डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, क्लाइम में वाला करा ही दिए, वो इसी लेसन का था। तो यहाँ पर देखो जरा, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, जिस निश्चित वेग से कोई भी उपग्रह पृथ्वी या किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसी वेग को हम उसका कक्षीय वेग कहते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम आपके सामने कल्पना करें कि हमारी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है ना, तो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र O है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी पृथ्वी की त्रिज्या RE, पृथ्वी तल से, कहां से बेटा, h ऊंचाई पर या h दूरी पर एक जो है m द्रव्यमान का उपग्रह है, और वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। जिस निश्चित वेग से यह परिक्रमा कर रहा है वही इसकी कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी है। पृथ्वी के केंद्र से पूरे उपग्रह तक की दूरी, यहां से दूरी, ये कितना है RE, ये कितना है, तो RE प्लस H, और इसको मान लेते हैं R, स्मॉल r मान लेते हैं, यानी डैश मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहां देखिए, माना, ध्यान से देखिए, पृथ्वी ब्रैकेट में इसका द्रव्यमान यमी और त्रिज्या RE, पृथ्वी है, द्रव्यमान यमी है, त्रिज्या RE है, के तल से h ऊंचाई पर R त्रिज्या की कक्षा में R त्रिज्या की m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। किस वेग से, कक्षीय वेग, देखो क्या लिखा है, पृथ्वी द्रव्यमान यमी व त्रिज्या RE के तल से यह ऊंचाई पर R त्रिज्या की कक्षा में हम द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा VO वेग से कर रहा है। समझ आया इतना, कोई डाउट? अब ये जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, वृत्ति पथ पर गति कर रहा है, तो इसको अपनी वृत्ति गति को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए था, अभी केंद्र बल mv²/r होता है, और इसको कहीं ना कहीं से बल मिल रहा होगा। एक और बल हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो पिंड है, और जानते हैं दो पिंडों के बीच न्यूटन चाचा ने बताया है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उसी बल से इसको अपनी गति को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल मिल रहा होगा, सेंटीमीटर फोर्स मिल रहा होगा। उपग्रह की परिक्रमण गति, माने जो परिक्रमा कर रहा है, रोटेशनल मोशन या रिवॉल्यूशन मोशन, परिक्रमण गति, ध्यान से देखिए, को बनाए रखने हेतु क्या चाहिए, आवश्यक
अभिकेंद्र बल चाहिए, और वो मिलता कहां से होगा? ग्रह और उपग्रह के मध्य का कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह और उपग्रह के मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ये चीज मिल रही होगी। इज दैट ओके? अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? एम वी स्क्वायर। ग्रह और उपग्रह के बीच जी m1 m2 एक आठ से स्क्वायर कर दिया है। वीओ बराबर अंडर रूट जी यमी अपान। ये डेरिवेशन हो गया कच्ची बेग का। बच्चों इसको एक और चीज भी लिख सकते हो, वीओ बराबर आर ई प्लस एच लिख सकते हो नीचे वाले को। जी यमी बराबर अभी कुछ देर पहले डेरिवेशन हमने कराया था, याद करिए। कराया था, कोई डाउट? पुट आउट कर दो। जीएमई की जगह, और ये हमारा इस तरह से कच्ची बेग का डेरिवेशन हो गया, जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच। एनी डाउट? तो यह भी सूत्र हुआ और यह भी सूत्र हुआ। अगर उपग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक हो, अगर उपग्रह पृथ्वी बहुत नजदीक हो, माने एच बहुत कम हो, तो एच इग्नोर कर देंगे, तो ये आर ई स्क्वायर से आर ई कट जाएगा, केवल आर ई आ जाएगा। तो फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट जी आर। जी का मान रखेंगे, आर ई का मान रखेंगे, हल करने पर आ जाएगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड समझ सकते हैं। माने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षी वेग लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है।